आज की इस वीडियो में हम समझेंगे भाषा और चिंतन के बारे में। इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे कि भाषा और चिंतन बच्चों में कैसे आती है, बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है, बच्चे चिंतन कैसे करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं भाषा और चिंतन के बारे में। ठीक है। तो भाषा और चिंतन में पहले भाषा के समझते हैं कि भाषा क्या होती है। ठीक है। और बच्चों में भाषा का विकास कैसे कैसे होता है, बच्चे भाषा कैसे कैसे सीखते हैं। ठीक है। तो भाषा भाषा क्या है कि भाषा विचारों, भावों और अनुभवों को व्यक्त करने का एक साधन है। यानी कि अपनी बातों को कहना, अपने विचारों को कहना या अपने भावनाओं को कहना या उसको व्यक्त करना ही भाषा कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी से पानी मांगना है, तो जो हम पानी मांगने के लिए अपने भाषा में बोल रहे हैं दूसरे को, या जो अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं दूसरे के सामने, वही भाषा कहलाती है। यानी कि जो अपने विचारों को, भावनाओं को, अनुभवों को दूसरे के सामने व्यक्त करता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है। बालकों में भाषा का विकास विभिन्न आयामों में होता है। यानी कि जो बालकों में विकास होता है भाषा का, वो विभिन्न आयामों में होता है। यानी कि बच्चे जो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, भाषा उनकी बदलती जाती है और उनकी भाषा में और सुधार होता जाता है। ठीक है। इन्हीं आयामों में से एक है भाषा के अन्य कौशल की तरह अर्जित किया जाता है। यानी कि भाषा का विकास भी इन्हीं आयामों में से एक है, भाषा को अन्य कौशल की तरह अर्जित करना है। यानी कि भाषा का विकास जो है बच्चों में धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, उनको भाषा अर्जित होती जाती है और भाषा को सीखते जाते हैं। ठीक है। बच्चे क्या करेंगे कि जैसे जैसे बड़े होंगे अपने एनवायरनमेंट से भाषा को सीखेंगे, उसको ग्रहण करेंगे और आपस में उसको बोलेंगे। ठीक है। उसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है। यानी कि अपने भाव को, विचारों को, अनुभवों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। यानी कि किसी से हमको कोई वस्तु या कोई दूसरे से कोई सामान लेना है, या दूसरे से कोई वस्तु को अपने पास मांगना है, तो अपने जो विचारों को या भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करेंगे, वो भाषा के रूप में व्यक्त करेंगे, उसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है कि भाषा के विकास के सिद्धांत। यानी कि भाषा के विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो भाषा विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे का सिद्धांत आता है। ठीक है। जीन पियाजे ने भाषा के विकास पे अपना सिद्धांत दिया है और उन्होंने बताया है। देखते हैं कि जीन पियाजे ने भाषा के सिद्धांत पर क्या बताया है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत क्या है भाषा को लेकर। ठीक है। तो पियाजे के अनुसार विचार भाषा को निर्धारित करता है, और उनका मानना था कि पहले विचार विकसित होता है और फिर भाषा उसे विचार को व्यक्त करने का एक साधन बनती है। यानी कि इनका कहना था कि क्या होता है कि पहले विचार आता है, विचार भाषा को निर्देशित करता है। यानी कि हम पहले सोचते हैं, उसके बाद भाषा आता है। ठीक है। उनका मानना था कि पहले विचार विकसित होता है, यानी कि हम कोई चीज कहने से पहले सोचते हैं, उसके बाद भाषा को रूप देते हैं, यानी कि तब उसको भाषा के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है। इनका जीन पियाजे का कहना है कि पहले हम भाषा बोलने से पहले हम उसका विचार करते हैं, और जब विचार करते हैं तब उसको बोलते हैं। इनका कहना था ये मैंने पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा आता है। ठीक है। जीन पियाजे का कहना था। ठीक है। दूसरा है, इन्होंने बच्चे को अहम केंद्रित वाक्य, ईगो सेंट्रिक स्पीच की अवधारणा पर जोर दिया, जहाँ बच्चा स्वयं से बातें करता है और बाद में सामाजिक वाक्य में बदल जाता है। यानी कि जीन पियाजे ने अहम केंद्रित वाक्य यानी कि एगो सेंट्रिक स्पीच की अवधारणा दी। उन्होंने क्या बताया कि जो बच्चे होते हैं जब खेलते हैं तो अपने आप में बातें करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, और जब जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, वो वाक्य जो बोलते हैं वो सामाजिक वाक्य में बदल जाता है। ठीक है। इसी को उन्होंने अहम केंद्रित वाक्य बोला। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा खेलता है, तो बच्चा अपने आप में बोलता रहता है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो सामाजिक वाक्य में बदल जाता है। तो इसी को इन्होंने अहम केंद्रित वाक्य यानी ईगो सेंट्रिक स्पीच कहा। ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि एक बच्चा पहले किसी वस्तु को देखता है और फिर समझता है, फिर उसके नाम से पुकारता है। ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा खेल रहा है और कोई उसके पास वस्तु या सामान है, तो पहले उसको देखेगा, फिर वस्तु को
समझता है, फिर उसके नाम से पुकारता है। ठीक है, इस तरीके से बच्चे के अंदर भाषा का विकास होता है। ठीक है, इसी को जीन पियाजे ने अहम केंद्रित वाक्य यानी ईगो सेंट्रिक स्पीच कहा। ठीक है, तो ये जीन पियाजे के सिद्धांत रहा। इन्होंने बताया कि पहले विचार विचार जो है भाषा को निर्देशित करता है। पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा आती है। ठीक है, पहले क्या होता है कि विचार, पहले हम किसी चीज को सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद भाषा आती है। ठीक है, जीन पियाजे का कहना था। और जीन पियाजे ने अहम केंद्रित बात एगो सेंट्रिक स्पीच के पर जोर दिया कि बच्चे क्या होता है कि पहले स्वयं से बातें करते हैं और बाद में उनका जो है सामाजिक वाक्य में बदल जाता है, सामाजिक भाषा में बदल जाता है। उनकी जो भाषा अपने आप से बोलते हैं वो सामाजिक वाक्य में बदल जाता है। ठीक है, इन्होंने जोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं। अगला है ले वाइगोस्की का सिद्धांत, यानी कि भाषा को लेकर ले वाइगोस्की का सिद्धांत क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक होती है। यानी कि वाइगोस्की का कहना था कि भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक होती है। उनका मानना था कि भाषा और विचार शुरू में दो अलग अलग स्वतंत्र प्रक्रिया होते हैं जो लगभग 2 साल की उम्र में आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो वाइगोत्स्की का कहना था कि जो भाषा और संज्ञानात्मक विकास है वो दोनों आवश्यक एक दूसरे के पहलू होते हैं। ठीक है, और भाषा जो विचार होते हैं शुरू शुरू में दो अलग अलग स्वतंत्र होते हैं, यानी कि भाषा अलग होती है, विचार अलग होते हैं शुरू शुरू के कुछ सालों में, बच्चों में। ठीक है, और जब जैसे जैसे 2 साल की उम्र में बच्चे हो जाते हैं वो भाषा और विचार आपस में मिल जाते हैं। इनका कहना ये था। ठीक है, कि भाषा और विचार शुरू शुरू में दो अलग स्वतंत्र प्रक्रिया होते हैं और जैसे जैसे बच्चों की 2 साल की उम्र हो जाती है भाषा और विचार मिल जाते हैं। ठीक है, इनका कहना था। इसके बाद अगला है भाषा विचार के आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि इनका कहना था कि जो भाषा होती है वो विचार विचार को आकार देने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि भाषा से हम किसी चीज को, किसी टॉपिक पर सोचते हैं और ये विचार को आकार देती है। यानी कि किसी टॉपिक पर सोचना होगा तो हम भाषा के थ्रू ही सोच पाएंगे कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इनका कहना था यही कि भाषा जो है विचार को आकार देती है, यानी कि भाषा रहेगा तभी हम किसी चीज पे थिंकिंग कर पाएंगे, कैसे क्या करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो इनका यही कहना था कि जो है भाषा है जो विचार को आकार देने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इसके बाद अगला है, उन्होंने कहा कि जो सामाजिक संपर्क पर बल दिया जाता है, उन्होंने कहा कि सामाजिक संपर्क पर बल दिया जाता है जिसके माध्यम से भाषा भाषा का विकास होता है। उन्होंने कहा कि भाषा को सीखने के लिए सामाजिक संपर्क होना आवश्यक है। मतलब कि जो भी भाषा बच्चे सीखते हैं वो सामाजिक संपर्क से सीखते हैं। ठीक है, सामाजिक संपर्क में रहेंगे तो भाषा का उनका विकास होगा। ठीक है, इसके बाद उन्होंने निज वाक्य का कंसेप्ट दिया। निज वाक्य क्या है देख लेते हैं। उन्होंने बच्चों को निज वाक्य यानी प्राइवेट स्पीच की अवधारणा दी जो बच्चों को अपने विचार को निर्देशित करने में मदद करता है। निज वाक्य क्या होता है, लेव वाइगोस्की ने निज वाक्य का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं जब आपस में खेलते हैं तो वो अपने आप को निर्देशित करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं और बातें करके चीज़ों को अरेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई खेल खेल रहे हैं तो अपने आप में बच्चा बोलेगा कि नहीं ये चीज़ यहाँ होना चाहिए, ये चीज़ ऐसा होना चाहिए। तो इन्होंने जो है निजवा का प्राइवेट स्पीच का कंसेप्ट दिया कि बच्चे अपने आप को, अपने विचारों को निर्देशित करते हैं अपने आप से बोल के, यानी कि प्राइवेट स्पीच का इन्होंने इन्होंने अवधारणा दिया। प्राइवेट स्पीच मतलब कि बच्चे जब खेलते हैं तो अपने आप को निर्देशित करते हैं कि कोई सामान को कैसे सजाना है, क्या करना है। इसी को हम निज वाक्य बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि भाषा की जो विकास होते हैं वो किन किन तरह से प्रभावित होती है और प्रभावित होने के कौन कौन से कारक हैं, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला कारक है पारिवारिक प्रभाव, यानी कि पारिवारिक प्रभाव भाषा पे कैसे प्रभाव डालता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो बच्चा अपने परिवार से भाषा सीखता है और उनकी नकल करता है, यानी कि जिस परिवार का जैसी भाषा होती है बच्चे उस भाषा को सीखते हैं और उसको नकल करते हैं और उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो भाषा का प्रभाव होता है वो पारिवारिक प्रभाव से अंतर खाता है, यानी कि जिस परिवार में इंग्लिश बोला जाता होगा, जिस परिवार में हिंदी बोली जाती होगी, जिस परिवार में भोजपुरी बोली जाती है, बच्चा उस भाषा को नकल करता है और उस भाषा को बोलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पारिवारिक प्रभाव भाषा पे पड़ता है। ठीक है,
इसके बाद दूसरा है सामाजिक अंतरक्रिया। सामाजिक अंतरक्रिया क्या है कि वाइगोस्की का कहना है कि सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी क्या होता है कि आप जिस माहौल में, जिस परिवेश में रहते हैं और वहाँ आप एक दूसरे के साथ रहते हैं, और जैसे जैसे वहाँ की भाषा, जैसी जैसी वहाँ की बोली बोली जाती है, उसको बच्चे सीखते हैं। तो उनका सामाजिक जो समाज में जो भाषा प्रयोग की जाती है, बच्चे उनको सीखते हैं और बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है अलग अलग जहाँ जहाँ जैसे जैसी भाषाएं बोली जाती है, सामाजिक प्रभाव पड़ता है भाषा पर। ठीक है। इनका कहना था कि जो समाज में भाषाएं बोली जा रही है, बच्चा अगर उनमें इन्वॉल्व होगा तो उन भाषाओं को सीखेगा और समझेगा। ठीक है। यानी कि सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा का निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद अगला है जैविक कारक। जैविक कारक में क्या है कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। यानी चौमस्की का कहना था कि बच्चों में एक एल ए डी होता है। उन्होंने एल ए डी का सिद्धांत दिया, यानी कि लैंग्वेज एक्वायर्ड डेवलपमेंट। ठीक है। यानी कि भाषा अर्जन करने की क्षमता जो होती है उनमें जन्मजात होती है। ये चौमस्की जी का कहना था। तो ये जैविक कार्य के रूप में हम इसको जान सकते हैं कि जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है बच्चों में जन्मजात होती है। ये चौमस्की का सिद्धांत रहा है। ठीक है। जिसको हम एलईडी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है स्कूल और वातावरण। स्कूल और वातावरण भाषा में क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देख लेते हैं। तो स्कूल और आसपास के माहौल बच्चे की भाषा कौशल को विकसित करने में मदद करते हैं। यानी कि स्कूल का और जो स्कूल का वातावरण है उसमें आसपास के जो माहौल होते हैं, जैसे बच्चे की कैसी भाषा बोली जा रही है, वहाँ पर कैसे भाषा सिखाई जा रही है, उस भाषा को बच्चे अर्जित करते हैं और भाषा को सीखते हैं और बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्कूल का माहौल अच्छा होता है, जहाँ इंग्लिश अच्छी बोली जाती है, हिंदी भी अच्छी बोली जाती है, बच्चे उस भाषा को सीखेंगे और समझेंगे और उसको बोलेंगे। तो ये स्कूल और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है भाषा पे। तो ये भाषा विकास के प्रभावित करने वाले कारक रहे। ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं, और हम देखें भाषा विकास के चरण। यानी कि भाषा विकास के चरण मतलब कि बच्चे कैसे कैसे भाषा को सीखते जाते हैं और भाषा को उनके अंदर डेवलपमेंट होते जाता है, भाषा का विकास होता जाता है। ठीक है। इसमें पहला है पूर्व भाषाई चरण। यानी कि जो जन्म से लेकर 1 वर्ष के अवस्था के जो बालक होते हैं उनमें भाषा कैसे विकास होता है इसको जानते हैं। ठीक है। तो जो जन्म से लेकर 1 वर्ष के जो बालक होते हैं उनमें बच्चा का विकास कैसे होता है इसको देख लेते हैं। तो पहले बच्चा क्या होता है कि बच्चा रोना सीखेगा, उसके बाद कूकना सीखेगा और फिर बड़बड़ाना सीखेगा, जैसी ध्वनियां निकालता है। यानी कि 1 वर्ष की जो जन्म से लेकर 1 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो बच्चा बच्चा रोएगा, कूकेगा, यानी कूकेगा और बड़बड़ाएगा। तो इस प्रकार से जो है उनकी ध्वनियां निकलती रहती है, जिसे हम पूर्व भाषाई चरण कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि बच्चा बोलता नहीं है, अपने जो भी भाषाओं को व्यक्त करने का माध्यम होता है वो रोकर कूकना होता है और बड़बड़ाना होता है। इस तरीके से वो जो है अपनी ध्वनियों को निकालता है। यानी कि बच्चे क्या होता है कि इसमें अपनी भाषा को जो प्रस्तुत करना होता है वो रोकर और बड़बड़ा के इस तरीके से वो अपनी भाषा को प्रस्तुत करता है। ठीक है। जन्म से लेकर 1 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है एक शाब्दीय चरण। यानी कि 1 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है। बच्चा इसमें क्या करता है कि बच्चा एक शब्द को उपयोग करके पूरे वाक्य का अर्थ व्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि कोई बच्चा मान लीजिए कि छोटे छोटे शब्द को बोलकर अपने वाक्य को, अपने शब्दों को व्यक्त करता है। जैसे प प क ऐसे छोटे छोटे जो शब्द होते हैं उनको व्यक्त करके अपनी भाषा को व्यक्त करने लगता है। ठीक है। छोटे छोटे शब्दों से। इसके बाद दो शाब्दिक चरण। यानी कि 1.5 से 2 वर्ष की अवस्था में इसमें क्या होता है कि बच्चे दो शब्दों को मिलाकर छोटे वाक्य बनाने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसको पानी मांगना है तो पा और न मिलाकर पानी बनाने लगेगा, इस दो शब्दों को मिलाकर। ठीक है। इस 1.5 से 2 वर्ष की और 1.5 की अवस्था में। ठीक है। इसके बाद व्याकरणिक चरण आता है। व्याकरणिक चरण क्या है कि 2.5 से 5 वर्ष के बच्चे जो होते हैं, बच्चे उचित व्याकरण के साथ लंबे और जटिल वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे धीरे धीरे भाषा को
बोलने लगते हैं और जटिल और व्याकरण का रूप देने लगते हैं। जैसे मान लीजिए उसको पानी मांगना है या खाना मांगना है, तो वो खाना पानी मांगने लगेगा या बोलने लगेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये भाषा विकास के चरण है कि भाषा किस किस किन किन स्तरों में या चरणों में बालक सीखते हैं भाषा को, ठीक है। इसके बाद अगला है इसके बाद अगला टॉपिक है चिंतन। चिंतन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होता है, वही विचार चिंतन कहलाता है। यानी कि चिंतन क्या है कि जो हमारे मन में विचार उत्पन्न हो रहा है, मान लीजिए किसी करियर को लेकर विचार उत्पन्न हो रहा है कि हमें इंटर के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो जो हम विचार उस पर ले रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं, उस पर हम सोच रहे हैं कि हमें इंटर के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए, बीए करनी चाहिए, बीएससी करना चाहिए, ये चीजें जो हम सोच रहे हैं उसी को हम चिंतन करते हैं, ठीक है। इसी को हम चिंतन करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है चिंतन के प्रकार एंड टाइप ऑफ थिंकिंग। अब चिंतन कितने प्रकार के होते हैं, इसको देख लेते हैं। चिंतन दो प्रकार के होते हैं, एक स्वालीन चिंतन, एक यथार्थवादी चिंतन, ठीक है। इसको हम अलग अलग करके देख लेते हैं, स्वालीन चिंतन क्या होता है और यथार्थवादी चिंतन क्या होता है, ठीक। तो अब हम देखते हैं स्वालीन चिंतन यानी ऑटिस्टिक थिंकिंग, यानी अब हम समझ लेते हैं कि स्वालीन चिंतन यानी ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या होता है, ठीक है। तो स्वर्लिम चिंतन मतलब कि स्वयं में लीन रहना, स्वयं में लीन रहना का मतलब कि कल्पनाओं में सोचना, ठीक है। तो स्वालीन चिंतन एक ऐसा चिंतन है जिसका संबंध कल्पनाओं से है, यानी कि केवल कल्पनाओं में सोचना और उसको सोचते रहना, ठीक है। इसको हम स्वालीन चिंतन कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि कोई बालक नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो कल्पनाओं में सोच रहा है कि नीट की तैयारी करेंगे और पास करेंगे, इतना मेरा रैंक आएगा और रैंक आने के बाद मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो सोच होती है केवल वो जो सोच जो कल्पनाओं में केवल होती है, केवल उसको कल्पना के थ्रू सोचा जा सकता है, उसको हम स्वालीन चिंतन यानी ऑटिस्टिक थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। जो केवल कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, वो रियल में नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा है यथार्थवादी चिंतन यानी रियलिस्टिक थिंकिंग। रियलिस्टिक थिंकिंग क्या है, इसको देख लेते हैं। तो यथार्थवादी चिंतन का तात्पर्य ऐसे चिंतन से है जो व्यक्ति वास्तविक जीवन से होता है, ठीक है। और यथार्थवादी चिंतन व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यथार्थवादी चिंतन क्या होता है कि हम कोई रियल यानी कि अपने जीवन के वास्तविक जीवन से जोड़कर उसको चिंतन करते हैं। मान लीजिए कि हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और रास्ता अचानक हम लोग भूल गए कि किधर जाना है, तो हम सोचेंगे कि इस रास्ते से जाएं कि दूसरे अगले रास्ते से जाएं। और इन रास्तों में जब विकल्प चुनना कि मतलब ये रास्ता चला जाएगा मेरे मंजिल की तरफ यानी जहाँ जाना है, तो जो चीजें हम सोच रहे हैं उसी को हम यथार्थवादी चिंतन या रियलिस्टिक थिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। यानी वास्तविक रूप से जो सोच रहे हैं उसको हम यथार्थवादी चिंतन बोलते हैं। मान लीजिए कि कोई दो विषयों में विकल्प लेना हो कि मान लीजिए कि हमें मैथ पढ़ना है या अलग कोई सब्जेक्ट में हिस्ट्री पढ़ना है, तो इन विषयों में जो हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कौन सा विषय मेरे लिए अच्छा रहेगा, दोनों विषय में चुनना या समझना, जो हम सोच रहे हैं उस पर रियल जो सोच रहे हैं, वास्तविक रूप से सोच रहे हैं, उसी को हम यथार्थवादी चिंतन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग, यानी कि यथार्थवादी चिंतन में अलग अलग प्रकार के हैं, जिसमें पहला आता है अविचारी चिंतन। अविचारी चिंतन क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो इस तरह की सोच में किसी समस्या का एक ही सबसे अच्छा समाधान खोजने पर ध्यान किया जाता है। यानी क्या होता है कि अविचारी चिंतन में किसी समस्या का एक ही जगह ध्यान केंद्रित करके उसकी समस्या का समाधान खोजा जाता है, ठीक है। यह एक तार्किक प्रक्रिया है जहां अलग अलग विचार किसी खास उत्तर पर आकर मिलते हों। इसका इस्तेमाल अक्सर ऐसी समस्याओं को हल करने में किया जाता है जिनका कोई स्पष्ट समाधान मौजूद हो। यानी कि अभिसारी चिंतन क्या है कि अलग अलग कड़ियों को जोड़कर एक जगह मिलाना, उसी को अभिसारी चिंतन कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि आपको कहीं का ट्रिप करना है, तो ट्रिप में अलग अलग विकल्प चुन रहे हैं कि कौन कौन से जगह, कौन कौन से कितना कितना सस्ता एरोप्लेन एरोप्लेन जाने के लिए टिकट मिल रही है और वहां जाने के लिए कितना खर्च मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपको कश्मीर जाना है या आपको दक्षिणी भारत में घूमने जाना है, तो इसमें आप अलग अलग तरीके से
चिंतन कर रहे हैं, लेकिन मेन चिंतन का स्रोत क्या है कि हमको जाना है। तो एक जगह सब चीजों को मिलाकर कि कहाँ का कितना बजट बन रहा है, और मिलाने के बाद जब हम आखिरी में सोचते हैं कि नहीं हमें कश्मीर ही जाना है, तो उसको हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। यानी कि सब चीजों को मिला लेते हैं कि कहाँ कैसे कैसे क्या कितना कितना महंगाई है, और जब सब मिला लेते हैं तो उसको मर्ज करके हम निश्चित करते हैं कि नहीं हमको एक पार्टिकुलर जगह यहाँ कश्मीर में हमको सस्ता मिलेगा, तो हमको यहीं जाना है। तो उसको जो चीजें अलग अलग चीजों से जोड़ के समझ के और उसका अलग अलग पहलू देख के और एक जगह जब हम चीजों को मिलाते हैं, और उसी को हम अविसारी चिंतन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन क्या है कि इसमें विचारों समाधानों स्थितियों की गुणवत्ता, मूल्यों एवं सटीकता, मूल्यांकन और न्याय न्याय करना का शामिल होता है। न्याय करना शामिल होता है। यह वास्तविक दुनिया के मापदंडों और सबूतों के आधार पर निर्णय लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है कि इसमें कोई चीज विचार रखा जाता है या कोई समाधान रखा जाता है, तो उसको एक सबूत के तहत रखा जाता है। कि जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है और कंपनी को ग्रोथ चाहिए, तो कंपनी को ग्रोथ करने के लिए उसके पास सबूत पेश करना होगा, या उसको उसको ऐसा कोई डाटा तैयार करके देना होगा कि नहीं इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ बढ़ सकता है, इतना इसमें पैसा लगाएंगे या इतना वर्कर को रखेंगे तो कंपनी का ग्रोथ होगा। पूरे विधिवत रूप से सोचना कि इसका निगेटिव प्रभाव क्या हो सकता है, इसका पॉजिटिव प्रभाव क्या हो सकता है, इस तरीके से जो सोचना होता है वो आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद अगला है अंतिम है रचनात्मक चिंतन। रचनात्मक चिंतन क्या कहलाता है इसको देख लेते हैं। तो ये अक्सर नए विचारों पैदा करने से जुड़ा होता है। इसे यथार्थवादी तब माना जाता है जब इसका इस्तेमाल वास्तविक समस्याओं को हल करने या दुनिया को कुछ ठोस और उपयोग बनाने के लिए किया जाता है। इसमें इसमें ऐसे मौलिक विचार शामिल होते हैं जो अभिनव समाधान उत्पन्न करने के लिए वास्तविकता पर आधारित होती है। यानी कि रचनात्मक चिंतन क्या होता है कि नई खोज को दिशा देना, यानी कि नई नई चीजों को इन्वेंशन करना, नई चीजों को प्रस्तुत करना, अलग एक आइडिया विचार देना। जैसे मान लीजिए कि अभी अभी आपको ई इलेक्ट्रिक कारें देखने को मिल रही है, तो जो इलेक्ट्रिक कारें देखने को मिल रही है ये रचनात्मक चिंतन के तहत आती है। यानी कि अलग एक नई पेश करना कि कैसे कैसे नई चीजों को सोचा जा सके, नई चीजों को बढ़ावा दिया जा सके, उसको हम रचनात्मक चिंतन कहते हैं। ठीक है। यानी कि अलग विचार प्रस्तुत करना, एक नए विचार को जन्म देना रचनात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है। आज हमने भाषा और चिंतन के बारे में समझा। ठीक है। और हम लोगों ने समझा कि कैसे कैसे बच्चों में भाषा का विकास होता है, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, और बच्चे में भाषा को सामाजिक प्रभाव कैसे पड़ता है। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।